सज्जनों, मुझको हिंदी साहित्य के परिदृश्य के बारे में कुछ बोलने को कहा गया है। एक ज़माना था जब प्रकाशक के नाम से ही लोग समझ जाते थे कि किताब कैसी होगी। बहुत कम प्रकाशक थे, 50-60 साल पहले की बात है। कम प्रकाशक थे और वो साहित्य के पारखी भी थे, साहित्य से जुड़े हुए भी थे और साहित्यकारों की इज्जत करते थे। अभी के दौर में डिजिटल प्रिंटिंग का दौर है और यहाँ सैकड़ों साहित्यकार या 100, 200, 300, 400 सिर्फ हिंदी के प्रकाशक हैं। तो कोई भी किताब छपा लेते हैं, कैसी भी किताब छप जाती है और पता नहीं चलता है पाठकों को कि कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी नहीं। कौन किताब ऐसी है जिस पर पैसा लगाया जा सके। तो अभी क्या है कि जो साहित्यिक परिदृश्य है वो बिल्कुल बाजार बन गया है, जहाँ जिस तरह बाजार में खरीद फरोख्त होती है उस तरह का सिस्टम हो गया। उसी तरह पहले के ज़माने में कुछ पत्रिकाएं ऐसी थी कि जहाँ लोग छपते थे तो उनको लेखक मान लिया जाता था। जैसे द्विवेदी जी की पत्रिका सरस्वती थी, प्रेमचंद के हंस थे, फिर हैदराबाद से कल्पना निकलती थी। तो इन पत्रिकाओं में अगर कोई एक भी कहानी या कविता या और कोई रचना छपती थी तो उनको लेखक मान लिया जाता था। अभी का दौर कुछ दूसरा है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ना चाहूँगा। एक हितेंद्र पटेल हैं जो इतिहास के भी अच्छे जानकार हैं और साहित्य में भी अच्छी दखल रखते हैं। उन्होंने बताया कि उनका ये जो लिखा हो तब मैं बोल रहा हूँ। कल मेरे पास एक पत्रिका आई, एक लेखक पर केंद्रित। सस्ते कागज़ पर छपी इस पत्रिका को पलटना शुरू किया और धीरे धीरे उस लेखक से परिचित हो गया। पूरी पत्रिका पढ़ गई। उसी दिन उन्होंने लिखा, उसी दिन एक और पत्रिका का अंक आया। पत्रिका का कलेवर देखकर यह अंदाज़ा हो गया कि इसमें राजा फाउंडेशन का सहयोग मिला होगा। कितना यह कोई नहीं बताता। ये दोनों पत्रिकाएं अलग अलग हिंदी की ही हैं, लेकिन इन दोनों पत्रिकाओं में अंतर आ गया कि एक पत्रिका ऐसी है जिसको गरीब पाठक भी खरीद सकता है और एक पत्रिका ऐसी है जो गरीबों के पास पहुंच ही नहीं सकती। तो यहाँ यह भी देखने को आ रहा है कि जो सस्ती पत्रिका है, साधारण कागज़ पर छपी पत्रिका है, उसमें जनता की बात है, दुख दर्द की बात है, मजदूर किसान गरीब की बात है। और जो आर्ट पेपर पर छपी पत्रिका है उसमें जो संभ्रांत लोग हैं, खाए अघाए लोग हैं, उन लोगों की बात है, उन्हीं के समाज के किस्से भी हैं। गरीबों और दरिद्र लोगों के, जो मजबूर किस्म के लोग हैं, उनकी कोई कहानी नहीं है। तो इसी को दो क्लास उन्होंने बताया है कि इसी तरह के दो क्लासेस हो गए हैं हिंदी में भी पढ़ने वालों के और जमाने के लिए। क्योंकि जो बड़ी पत्रिकाएं हैं जिन्हें बहुत फाउंडेशन से पैसा मिलता है, उनके लेखक भी अलग हैं और वो अच्छे साहित्यकार न हो
तब भी उनको जगह दी जाती है या उनको स्थापित किया जाता है। यहाँ बहुत बात चली है लिटरेरी फेस्टिवल की, लिटरेचर फेस्टिवल की। मैं किसी फेस्टिवल में गया नहीं हूँ, लेकिन जानकारी मुझे मिली है बहुतों के बारे में। अभी हाल में एक भोपाल में विश्व रंग करके फेस्टिवल हुआ, इसमें करोड़ों का खर्च हुआ है। 30 देश के लेखक उसमें आए हुए हैं, लेकिन एक लेखक हैं कुमार अंबुज, अच्छे कवि हैं, उन्होंने कह दिया कि यह फेस्टिवल जो है सो हिंदी साहित्य का अपमान है। मतलब ये होता है कि वहाँ पैसे के बल पर चाहते हैं, जो पहले मठाधीश लोग करते थे उसी तरह ये लोग नए मठाधीश बन रहे हैं। तो पैसे के बल पर बहुत कुछ हिंदी में किया जा रहा है, जिसको जनता स्वीकार नहीं करेगी, यह भी सच है, लेकिन तत्काल वो हर तरह से इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद जो बात आई है कि अभी क्या परिदृश्य है, तो ये जान लें कि हिंदी साहित्य का जगत इतना बड़ा है, इतनी बड़ी धरती है कि अब इसमें कई साहित्य के द्वीप हो गए हैं। हर जगह के लोग, हर अंचल के लोग अपना अपना अलग द्वीप बनाए हुए हैं। और इस द्वीप की खासियत क्या है कि यहाँ हर अंचल का अपना साहित्य है, अपनी पत्रिका है, अपना मंच है, अपने लेखक हैं, अपने पाठक हैं और अपने समीक्षक हैं, पुरस्कार भी उनके अपने हैं। तो हर अंचल में आपको ये घोषित हो जाता है कि ये फलां प्रेमचंद है या फलां जयशंकर प्रसाद है। तो इस तरह साहित्य में जो एक एनार्की टाइप हो गई है, अजीब तरह का, कि जहाँ जांच नहीं हो पाए कि किसकी साहित्यिक रचना अच्छी है, किसका साहित्य है। तो यही परिदृश्य है। इस परिदृश्य में तो मैं चाहूँगा कि अररिया जैसे अंचल को, सीमांचल को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम लिटरेचर फेस्टिवल को, लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसको सफल बनाएं। इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि देहात की ओर जाना पड़ेगा और पाठक मंच तैयार करने पड़ेंगे। आपके यहाँ पाठक हैं, लेखक भी हैं, लेकिन समीक्षक नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने वाली कोई पत्रिका नहीं है। मैं एक बार नागपुर में गया था तो वहाँ पता चला कि उनके पास 200 रीडर्स क्लब्स हैं और हर क्लब किताब खरीदता है, अच्छी किताबें जो भी, हालांकि मराठी का वहाँ ज़्यादा प्रचार है, लेकिन हिंदी की किताबें, अंग्रेजी की किताबें जो भी आती हैं उनको वो लोग खरीदते हैं। और 200 क्लब्स के कम से कम 10, 20, 25 मेंबर हर क्लब के होंगे। हमारे यहाँ तो ढंग का पाठक मंच भी नहीं रहता है, जबकि ये शुरुआत मध्य प्रदेश वगैरह में भी थी कि बहुत पाठक मंच थे। तो यहाँ का परिदृश्य उसी के अनुरूप अब हम लोगों को भी करना होगा, चाहे पूर्णिया हो या अररिया हो। ये जरूरी है कि हम पाठक तैयार करें, पाठक तैयार करें। आपके क्षेत्र में ढेर सारे पाठक हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं। पूर्णिया में क्या साहित्य रचा जा रहा है, अररिया वाले नहीं जानते हैं। अररिया में क्या लिखा जा रहा है, पूर्णिया वाले नहीं जानते हैं। हम रूस और इंग्लैंड के साहित्य को जान लेते हैं और पड़ोस के साहित्य को नहीं जानते। तो लिटरेरी फेस्टिवल के जरिए हम इसका भी निराकरण कर सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के साहित्य का पाठक, लेखक सब कम से कम साल में
एक बार भी मिले और विचारों का आदान प्रदान करें। तो परिदृश्य तो मैंने बता दिया। अब जो सुविधाएं हैं उसके बारे में मैं एक कविता पढ़ना चाह रहा हूँ। ये कविता मेरी नहीं है, ये लिखी है कविता गौरी शंकर पूर्वोत्तरी ने, और ये 1991 की कविता है, जिस समय वो यहीं कहीं किसी स्टेशन में स्टेशन मास्टर थे, और ये कविता एक गोष्ठी में पढ़ी गई थी, और यह गोष्ठी भी रेणु जी के घर पढ़ी हुई थी। हालांकि उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया था, लेकिन मैं आगे के लिए भी इस कविता को ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। इसके पहले वक्तव्य मैंने कहा था कि जो भी राजकीय आयोजन होते हैं वो साहित्य या रेणु के नाम पर ढेर सारी संस्थाएं हैं, लेकिन रेणु के साहित्य का प्रसार उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका अपना राजनीतिक मतलब है, अर्थ है, और वहाँ राजनीति है उनकी। पूर्णिया में भी इस तरह का आयोजन होता है, वहाँ भी साहित्य से कोई सरोकार नहीं है। अब मैं कविता आपको पढ़ दूँ। ये मैंने बता दिया कि ये गौरी शंकर पूर्वोत्तरी की कविता है, जो उस समय शायद सिमराहा में स्टेशन मास्टर थे। 1951 की कविता है, और रेणु जी के घर पर ही एक गोष्ठी हुई थी। उसी गोष्ठी में यह कविता पढ़ी गई थी। किन्हीं को ये कटु लग सकती है कविता, लेकिन हमारे लिए जरूरी है। पूर्वोत्तरी जी शुरू करते हैं। क्या लिखा जग को दिया भूल जाइए, रेणु नाम है चना भुना के खाइए। जंग लगे लौखंड न डालिए कवार में, रेणु नाम पारस है सोना बनाइए। रेणु की समाधि पर उगा है पेड़ चांदी का, सिक्के पले टहनी लगी कसकर हिलाइए। रिश्ते को अधिकार मान भूलिए कर्तव्य को, रेणु ट्रेडमार्क है सौदा पटाइए। मानिए कि मर गए हैं रेणु जी न आएंगे, मैला आंचल ईंधन है चूल्हा जलाइए। महफिले मैकस में गर कम हो कबाबी तस्तरी, पर्ची के पन्ने फाड़ कर मेजे सजाइए। रेणु की रचनाओं में फार्मूला ठूंस कर टीवी ग्रस्त सीरियल बनाइए। लालची कसाईयों को देसी गाय की तलब, रेणु धेनु बेच बेलू चैन की बजाइए। यही कविता है, और इस संदर्भ में मैं बताऊंगा कि रेणु शोध संस्थान जैसी संस्था बनाई गई। शायद बहुत अच्छा भवन तुम्हारा भवन भी बनाया गया, लेकिन उसी को देख करके एक डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान आए हुए थे, हिंदी के बहुत बड़े समीक्षक हैं, और उनके संस्मरण बहुत छपे हुए हैं। उस संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि मैं जब गया था तो देखा था कि उस भवन के गेट पर कपड़े टंगे हुए हैं, और गेट बहुत बंद है, बहुत दिनों से लगता था खुला नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खर्च तो हो गया, मकान बन गया, लेकिन उसका उपयोग क्या हो रहा है, ये भी दुख की बात है। अररिया वालों के लिए भी दुख की बात है, और बुरी बात भी है कि रेणु पर ढेर सारे बाहर के लोग लिख रहे हैं, लिख कर चले गए। क्या उनकी एक प्रामाणिक जीवनी भी अररिया में लिखने वाला कोई लेखक नहीं था? और मैं समझता हूँ कि अभी भी ढेर सारी परतें खुली नहीं हैं। जो रेणु की रस सामग्री है, उस रस को ठीक से
बताने वाला, विश्लेषण करने वाला कोई इस क्षेत्र का लेखक ही कर पाएगा, क्योंकि उस बोली में, उस साहित्य में, उनकी पंक्तियों में कहाँ क्या रस है, क्यों उस रस ने अचानक सबको आकर्षित कर दिया, मोहित कर दिया, यह जानना जरूरी है। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि रेणु पर जो संस्थाएं भी हैं वो उनके साहित्य को प्रचारित करें, साहित्य पर बात करें, अपने मकसदों के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करें। पारदर्शी परिदृश्य की बात मैंने कर दी है। साहित्य का परिदृश्य आप देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, फेसबुक पर जो बहुत लोग देखते होंगे कि किस तरह बेकार किताबों के प्रशंसक भी वहाँ छाए हुए हैं, किताब बिकवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रकाशक को बेचने से मतलब है और साहित्य लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है कोई मतलब नहीं है। तो हमारे लिटरेचर फेस्टिवल में इन बातों पर भी बातचीत होनी चाहिए कि कैसे हम भी अपने द्वीप को इतना समर्थ बना लें कि ये हमेशा के लिए लंबे समय तक एक साहित्य तीर्थ बना रह जाए। मैं विशेष बोलना नहीं चाहूँगा। धन्यवाद।